डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th में कुछ पॉइंट्स पे अध्ययन करेंगे। आज हम लोग 11th में जीव जगत लिविंग वर्ल्ड के अंतर्गत कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इन बिंदुओं में सबसे पहले नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम, इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ब्रह्मांड में या विश्व में जो जीव मंडल के अंदर जितनी भी जातियां पाई जाती हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्लासिफिकेशन किया गया है। उनको अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों में विभाजित करके और अध्ययन किया जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। नामकरण की एक पद्धति चली और वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व में किसी भी जंतु का एक नाम होना चाहिए, एक जंतु वैज्ञानिक नाम होना चाहिए, जिसके तहत नामकरण के कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए। 1901 में विश्व जीव विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में कुछ नियमों और सिद्धांतों को लागू किया गया और बताया गया कि इस नियम के आधार पर जो है जंतुओं का नामकरण किया जाएगा। हालांकि 1961 में जा करके फिर जो है उसमें संशोधन भी हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार जो है किसी भी जंतु का नाम कैरोलस लिनियस के द्विनाम पद्धति के अनुसार ही रखा गया है। उनके द्विनाम पद्धति के अनुसार ही उनका नामकरण किया जाता है, जिसमें कि वंश और जाति का नाम लिया जाता है। पहला नाम वंश का और दूसरा नाम जाति का। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार किसी भी जंतु का नाम दो नामों से मिलकर बना होता है। प्रथम नाम उसके वंश का और दूसरा नाम उसके जाति का। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम दिए गए हैं, उस नियम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। किसी भी जंतु का नाम दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला नाम उसके वंश का और दूसरा नाम उसके जाति का होता है। नाम का, वंश के नाम का पहला अक्षर जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जाति के नाम का पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। सदैव ये अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार सदैव ये नाम जो होते हैं वो तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार प्रत्येक जंतु का नाम छोटा होना चाहिए, प्रत्येक जीव का नाम छोटा होना चाहिए, बहुत लंबा नाम नहीं होना चाहिए। इस आधार पे हमको नामकरण करना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है कि जातियों के विकास का, उद्विकासीय विकास का भी जो है नामकरण के द्वारा एक हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक इसमें नामकरण में भाग लिए उस के अंतर्गत बताया गया है कि अगर द्विनाम पद्धति के अनुसार ये नामकरण नहीं है तो उस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया जो नाम जो है वो अमान्य कर दिया जाएगा। ये सारी बातें अंतर्राष्ट्रीय नियम में दिया गया है। और इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के द्वारा इंटरनेशनल कोड कुछ बनाए गए, जिसमें कि पौधों का, जंतुओं का, वायरस का, जीवाणुओं का, जैसे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पौधों के नामकरण की बात की गई।
इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ICBACN यानी इसका होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। इसके बाद ICBN, ये भी एक कोड बनाया गया। ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस या वायरल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ कोड के द्वारा जो है, जिसमें कि जंतुओं, पौधों, वनस्पतियों और वायरस और जीवाणुओं के लिए अलग अलग नामकरण की व्यवस्था की गई। आगे इसी क्रम में हम बात करेंगे कि वर्गीकी के, ये तो रहा इंटरनेशनल, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए उसके अनुरूप वर्गीकी के सहायता साधन क्या होते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स और टूल्स के बारे में। यानी हम वर्गीकी के सहायता साधन के रूप में किस किस का उपयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ टूल्स के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा, जिसमें कि वनस्पति संग्रहालय है, हार्बेरियम है, एम ऑफ हार्बेरियम, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हार्बेरियम सीट, वानस्पतिक उद्यान। तो वर्गीकी सहायता साधन या टूल्स के बारे में, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें कि वनस्पति संग्रहालय है, ठीक है, हार्बेरियम जिसको कहते हैं। अब बात करते हैं कि हार्बेरियम क्या होता है। तो देखिए, हार्बेरियम जो है किसी पौधे के विभिन्न अंगों, जैसे उसका तना है, पत्ती है, जड़ है या फिर उसका पुष्प है, उसको हम एक हार्बेरियम शीट पर एक तरह से सुरक्षित या संरक्षित करके और रखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। आज के पौधों से उसका मिलान करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के लिए उस पौधे से उस हार्बेरियम शीट से मिलान करके और उसको किस वर्ग में, किस क्लास में रखना है, उस पर हम अध्ययन करते हैं। हार्बेरियम तैयार करने के लिए कुछ औजार का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कैंची है, चिमटी है, ब्लॉटिंग पेपर है, खुरपी है। इन सारी चीजों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। अब हार्बेरियम या ये वनस्पति संग्रहालय क्या होते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में भी बताएंगे। कुछ वनस्पति संग्रहालय हैं, जैसे FRI है, देहरादून में है, ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में, जिसमें लगभग 3.6 लाख पौधों का जो है यहाँ पे संग्रहालय किया गया है। इंटरनेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो है कलकत्ता में है, इंटरनेशनल बॉटेनिकल गार्डन, जिसमें 10 लाख पौधों को संरक्षित किया गया है उस हार्बेरियम के थ्रू। और NBG ये नेशनल बॉटेनिकल गार्डन जो है लखनऊ में है, जिसमें कि 40,000 पौधों को संरक्षित करके जो है और हार्बेरियम में रखा गया है, ठीक है। अब एम ऑफ हार्बेरियम, अच्छा इसके पहले एम ऑफ हार्बेरियम का मतलब ये हुआ कि हार्बेरियम का क्या उद्देश्य होता है, क्यों हार्बेरियम तैयार करते हैं। तो कह रहा है कि बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध नहीं हैं, उसका अध्ययन करने के लिए हम हार्बेरियम का उपयोग करते हैं और उसमें हार्बेरियम के द्वारा, अलमारी में रखे हुए हार्बेरियम के द्वारा हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। विश्व के तमाम कोने में उपस्थित पौधों का हम स्टडी कर सकते हैं बहुत आसानी से, और तमाम जातियों के पौधों का अध्ययन कर सकते हैं। अब हार्बेरियम को बनाने के लिए हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हार्बेरियम सीड, हम कैसे हार्बेरियम को बनाएंगे, तो इसके लिए टूल्स की आवश्यकता, अभी हमने बताया टूल्स के बारे में कि कैंची, चिमटी, खुरपी इत्यादि औजार होने चाहिए। अब किसी भी पौधे को, जैसे एक पौधा यहाँ पे है, एक पौधा है, इस पौधे को हमको संरक्षित हार्बेरियम सीट पे रखना है,
ठीक है। और संपूर्ण पौधे का अगर या तो हम इसके फ्लावर का भी कर सकते हैं, हर्बेरियम बना सकते हैं, इसके पत्ती का भी बना सकते हैं, है ना। तो जिसको बनाना है कट करके, या संपूर्ण पौधे को ही बना सकते हैं तो कट करके और हर्बेरियम सीट पर उसको जो है हम रखते हैं। तो इसके पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले पौधे को ले करके उसके तने को, उस वृक्ष को, छोटा सा पौधा है उसको ले करके और पेपर्स के बीच में उसको सुखाया जाता है। अगर उसमें सरस भाग है तो 4% फार्मेलिन के साथ उसको रखा जाता है और फिर उस सूखे हुए पौधे को जो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या इससे अधिक का समय दे करके भी सूख जाता है, तो एक हार्बेरियम सीट आती है। सपोज करिए कि यह हार्बेरियम सीट है, ये हार्बेरियम आपकी सीट है, इस तरह का पेज उस पे आता है, मिलता है और इस सीट पर हम उसको चिपका देते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेप लगा देते हैं और साथ ही साथ नीचे दाहिने साइड में कुछ रिमार्क होता है, वो उसमें नोट किया जाता है, जिसमें कि इस पौधे का नाम क्या है, नेम, ठीक है, जिसमें कि बॉटनिकल नेम क्या होता है, बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, ठीक है, ये फील्ड में मिलता है कि कहाँ मिलता है, तो किस सीजन में मिलता है, ठीक है, फील्ड और सीजन ये सब नोटेड होता है, उसके आगे लिखना पड़ता है। ये कह रहा है कि इसके बाद इसका रिकॉर्ड क्या होगा या कुछ अन्य कमेंट आपको देना है तो वो देना है, दिया जा सकता है। फिर ये कलेक्टेड बाय लिखा होता है कि किसके द्वारा इसका कलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नीचे कोने में लिखा रहता है, उसको हमें भरना पड़ता है। तो अब इससे कोई भी व्यक्ति देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये क्या चीज है ना, किस तरह का पौधा है, ये कहाँ पे पाया जाता है, किस सीजन में पाया जाता है, जाड़े में होता है, गर्मी में होता है, लोकेलिटी क्या है, इसका हैबिटेट क्या है। तो कहने का तात्पर्य है कि तमाम पौधे ऐसे हैं जिनका हम अध्ययन अपने आसपास नहीं कर सकते हैं और उनका अध्ययन करने के लिए हमको हार्बेरियम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये रहा हार्बेरियम के बारे में। इसके बाद वानस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है। बॉटेनिकल गार्डन जो होता है, वानस्पतिक उद्यान वह क्षेत्र जहां चारों तरफ से हम उसको परिरक्षित कर देते हैं, घेर करके या चारदीवारी बना करके, और फिर वह क्षेत्र परिरक्षित हो जाता है और उसमें तमाम वनस्पतियों को, पौधों को हम प्रिजर्व करते हैं और प्रिजर्व करके उसका अध्ययन करते हैं, चाहे रिसर्च के लिए हो, चाहे विकासीय अध्ययन हो, किसी तरह का स्टडी हम करते हैं और उनसे तमाम जो लाभान्वित चीजें हैं वो प्राप्त करते हैं, चाहे औषधि बनाने के लिए हम पौधों को यूज करते हैं। तो इस तरह से कह रहा है कि वानस्पतिक उद्यान, बॉटेनिकल गार्डन 1543 में ये इटली में सबसे पहले बॉटेनिकल गार्डन की स्थापना हुई थी और इसके तमाम उद्देश्य हैं। तो बॉटेनिकल गार्डन जो है, ये कुछ बॉटेनिकल गार्डन जो भारत में हैं उनके और विश्व के अन्य भागों में भी, तो वो सामने आपके दिया हुआ है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन ये न्यू इंग्लैंड में है, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन न्यू इंग्लैंड में है, जिसकी स्थापना हेनरी कैपेल के द्वारा 1759 में किया गया था। और यह पूरे क्षेत्र में शुरुआत में जब प्रारंभ में यह गार्डन शुरू हुआ तो 20 एकड़ में यह फैला हुआ था, लेकिन आज डेवलपमेंट करके, विकास करके यह आज 300 एकड़ में यह गार्डन फैला हुआ है। इसके बाद इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, ये शिवपुर वेस्ट बंगाल में है, जो कि भारत के अंदर है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में यह सबसे बड़ा यह बॉटेनिकल गार्डन है और 100 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। और कह रहा है कि इसमें एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि 200 वर्ष पुराना एक बरगद का वृक्ष है, जो मतलब बहुत दूरी में, ये करीब करीब सैकड़ों एकड़ में जो है फैला हुआ है और 200 वर्ष जो है इस बरगद को हुआ है। 100 फीट की ऊंचाई पे ये गार्डन है।
12,000 दूसरे अन्य वृक्ष भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से इंडियन बॉटेनिकल गार्डन शिवपुर वेस्ट बंगाल में है। लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन कर्नाटक में है। ये टीपू सुल्तान के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुआ था। इसमें देसी विदेशी तमाम तरह के पौधे हैं और ये पौधे जो है सजावट के रूप में इस गार्डन को विशेष रूप से जाना जाता है। लॉर्ड्स बॉटेनिकल गार्डन यह वेस्ट बंगाल में है, जो 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1878 में इसकी स्थापना हुई थी। 40 एकड़ में यह फैला हुआ है। कैक्टस, सरस और आर्किड इस गार्डन के अंदर प्रमुख पौधों के रूप में इनका उत्पादन किया जाता है या संरक्षित किया जाता है। JLNBG वेस्ट बंगाल, यह हिमालय, ठीक है ना, ये जवाहरलाल नेहरू ये बॉटेनिकल गार्डन जो है वेस्ट बंगाल में है। हिमाचल क्षेत्र की दुर्लभ प्रजातियों का इसमें जो है परिरक्षण किया जाता है, इनका संग्रह किया गया है। इसके बाद NBG नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में है। 1929 में नवाब के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और इस गार्डन के अंदर जो पौधे हैं उनसे अधिक औषधि वाले पौधे हैं, उनसे औषधियां प्राप्त किया जाता है और ये 70 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस तरह से कुछ वानस्पतिक उद्यान हैं, कुछ बॉटेनिकल गार्डन हैं जिनका हम जो है अध्ययन करते हैं और उनसे तमाम रूप से लाभान्वित होते हैं। तो आज बस इतना ही नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम और कुछ वर्गीकी सहायता साधन के बारे में अध्ययन किए। आगे जो है हम आपको अन्य जो अगले पॉइंट्स हैं उनको लेकर के आएंगे। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो आती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए, नोटिफिकेशन जो आपको अगली वीडियो के लिए मिल सके। बस इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल।